नमस्कार दोस्तों, मैं आर के शर्मा नवीन आई टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाला हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में, जैसा कि हम एसी और डीसी का डिफरेंसेस हमने पढ़ा था। पहली वीडियो में हमने आपको एसी डीसी की वेवफॉर्म्स के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपका एसी और डीसी में कुछ डिफरेंसेस पढ़े। आज हम पढ़ते हैं आपका कुछ एसी और डीसी के एडवांटेजेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जितने हमारे छात्र हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन के या इलेक्ट्रिकल, ये कह लीजिए सबको इलेक्ट्रिकल, तो बेसिक सी चीज़ें कुछ बेसिक सी चीज़ डिस्कस करते हैं। किससे रिलेटेड? आपका जनरेशन से रिलेटेड पहले। ठीक है, हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना यानी जनरेशन, एक होता है ट्रांसमिशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर है उसको तीन तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जनरेशन में आता है, एक ट्रांसमिशन में, क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। जनरेशन क्या होता है? आपका जनरेशन जहाँ पर विद्युत का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हम करते हैं, वो किसके अंदर आता है? हमारा जनरेशन के अंदर। ठीक है, यानी उत्पादन इसको बोलते हैं। ट्रांसमिशन के अंदर तो पारेषण करना या संचरण करना, यानी अपने वोल्टेज आपने या पावर को आपने प्रोड्यूस कर दिया है। जैसे ये हमारा कोई पावर हाउस है, पावर हाउस कह लो से, या हम इसे क्या कहते हैं, पावर प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे पावर हाउस कह सकते हैं या पावर प्लांट कह सकते हैं, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगर हम बात करें आपकी इंडिया में जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जो वोल्टेज हम कितने पर करते हैं, आपका 11 के पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है ना, यानी जो विद्युत का उत्पादन जो किया जाता है वो 11,000 वोल्टेज पर किया जाता है। यहीं अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी का उत्पादन केवल हम 650 वोल्ट तक ही कर सकते हैं। अगर डीसी उत्पादन की हम बात करें तो आप उत्पादन कितना कर सकते हैं? 650 वोल्ट तक कर सकते हैं। एसी का उत्पादन की बात करें तो इंडिया में जो जनरेटिंग जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज उत्पादन करना, वो जो कितना होता है, 11 kV। अब आपको मैंने बताया, बेसिक्स आपको सब याद रखना है कि 1 kV बराबर कितना लिखते हैं, 1000 वोल्ट। तो 11 kV आपको कितना हो जाता है दोस्तों? ये हो गया आपका 11,000 वोल्ट। वोल्ट की आपकी वोल्टेज यूनिट क्या आती है? आपकी वोल्ट आती है। ठीक है, तो पावर हाउस, पावर प्लांट वो होता है जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, अब डिफरेंट प्रकार के आपके पावर प्लांट होते हैं। जैसे हम बात करें आगे, इनको बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस करेंगे आपका। जैसे पहले की बात करते हैं, आपका आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पहला आपका आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दूसरा हमारा आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप इसको कह सकते हैं एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, एक हमारा आता है थर्मल पावर प्लांट। कौन सा आता है? थर्मल पावर प्लांट। डीजल भी आता है भाई, डीजल पावर प्लांट। तो पावर प्लांट तो कई सारे प्रकार के होते हैं। बेसिक सा जनरली जो हमारे जो इंडिया की हम बात करें, मैक्सिमम जो जनरेशन करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। किससे करते हैं? आपका थर्मल पावर प्लांट। यानी ये जो हमारा पावर प्लांट है, मैक्सिमम आपकी बात करें 55 से 57 या 60% लगभग आपका जनरेशन जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका, उसका हम हाइड्रो का नंबर ले सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम पावर जो जनरेशन हमारे भारत में किया जाता है वो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से किया जाता है। अब थर्मल पावर प्लांट को देखिए, हम पढ़ेंगे सारे पावर प्लांट, हम जब आएंगे पावर सिस्टम में तो सबको एक करके डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है ना, अब पावर प्लांट है हमारा। ठीक है, ये जनरेशन में आएगा सारा। किस में आएगा? जनरेशन में। अब जब पावर प्लांट होगा, हम थर्मल की बात करें, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? आप थर्मल से नहीं, हीट से क्या करते हैं, आपकी टरबाइन होती है, उसके साथ जुड़ा होता है हमारा जनरेटर, या जिसे बोलते हैं क्या, अल्टरनेटर। आप इसमें कोयला यूज़ कर सकते हैं, कोयला यूज़ कर सकते हैं, या इसमें गन्ने की खोई जो होती है आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, गन्ने की खोई वगैरह, जो गन्ने की खोई होती है, कोयले से हम क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने के बाद स्टीम टरबाइन पर प्रेशर से मारते हैं इसका प्रेशर, और प्रेशर से आपकी टरबाइन रोटेट होगी। टरबाइन से आपका अल्टरनेटर कपल्ड होता है, जनरेटर कपल्ड होगा, जुड़ा होगा। अब टरबाइन आपकी रोटेट होगी तो जनरेटर रोटेट होगा। टरबाइन क्या करती है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब जनरेटर का काम क्या होता है, आपका अल्टरनेटर का काम क्या होता है, उस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना। तो आपका जनरेटर इस प्रकार से रोटेट होकर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब जो हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज, जनरेटिंग जो वोल्टेज है हमारी भारत में, हम कितने पर जनरेशन करते हैं? आपका 11 kV। आपको सबको याद रखना है। ठीक है,
इसके साथ साथ जब जनरेटिंग आप बढ़ते हैं तो जनरेशन आपकी फेज फ्रिक्वेंसी भी कुछ होगी। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है 50 हर्ट्ज होती है। इंटर फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारी 50 हर्ट्ज। अब फ्रिक्वेंसी हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि साइकिल पर सेकंड हम क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा था ना भाई कि साइकिल पर सेकंड क्या कहलाता है फ्रिक्वेंसी, यानी साइकिल पर सेकंड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, या एक सेकंड में तय की गई चक्रों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी भारत की 50 हर्ट्ज। कौन सी वेव हमारी ये, इसको बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं आप इसको, साइन वेव बोलते हैं, साइनसोइडल वेवफॉर्म बोलते हैं। ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसका बीच ये आपका क्या होता है एम्पलीट्यूड। ये आपका क्या होता है, इसको आप बोल सकते हैं आपका एम्पलीट्यूड, वो हमने डिस्कस किया था आपका। ठीक है, चलिए तो आपकी जो जनरेटिंग वोल्टेज आपकी होती है 11 kV होती है ऑपरेटिंग, और आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है। और इसका हमारे पास जो फेज सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, देखो RYB, रेड येलो ब्लू आपने देखा होगा। जो हमारे तार होते हैं उसमें कलर कौन सा रहता है, रेड येलो ब्लू। ये हमारे भारत का फेज सीक्वेंस है। इसको क्या बोलते हैं आपका फेज सीक्वेंस। क्या बोलते हैं फेज सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं कला अनुक्रम बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप इसको, कला अनुक्रम यानी फेज सीक्वेंस। तो भारत का फेज सीक्वेंस क्या होता है, रेड येलो ब्लू, ये हमारे तीनों फेज होते हैं। क्या होते हैं फेज होते हैं। आप इसको लिख सकते P1 P2 P3 से शो कर सकते हैं। आप इसको लिखना चाहें L1 L2 L3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, L1 आपका लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं RYB। ठीक है, तीनों फेज आपके होते हैं, आप किसी भी चीज़ से शो कर सकते हैं। रेड येलो ब्लू, इसमें एक न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है, बात करूँ यहाँ पे लिखता हूँ न्यूट्रल। आपका न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है वो ब्लैक रंग का होता है। कौन सा होता है, ब्लैक रंग का आपका न्यूट्रल कंडक्टर आपका होगा। इसमें अर्थिंग कंडक्टर की बात करें, अर्थिंग कंडक्टर यानी ग्राउंड के लिए जो कंडक्टर करेंगे उसका कलर कैसा होता है दोस्तों, ग्रीन। अभी तक ये कलर कोडिंग चल रही है हमारी, चेंज अभी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास एक कलर कोडिंग आई है नई BBG, ब्लैक ब्राउन और ग्रे करके। इसमें जो न्यूट्रल कंडक्टर है वो ब्लू रंग का है। ठीक है, और अर्थिंग कंडक्टर ग्रीन प्लस येलो मिक्स है, येलो शेडिंग और ग्रीन आपका दोनों का रहेगा। परंतु अभी लागू नहीं हुई है। हमारा जो क्वेश्चन जो बनता है आपका इससे पूछा जाता है, हमारी कलर कोडिंग भी चल रही है, क्योंकि जब कोई नई चीज़ को इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर इस कलर कोडिंग के साथ हम इस्तेमाल करें। परंतु आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, कि आपका जो भारत का फेज सीक्वेंस होता है वो रेड येलो ब्लू होता है। 3 फेज आपके पास होते हैं, एक R एक Y और एक B। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर की बात करें तो ब्लैक रंग का, अर्थिंग कंडक्टर की बात करें तो ग्रीन रंग का अर्थिंग कंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जो हमारी भारतीय फ्रिक्वेंसी है, हमारे पास एक नियम होता है, हर चीज नियम के अनुसार होती है, ऐसे नहीं होती। IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो आपके 1956 में स्टैब्लिश हुए थे हमारे 1956 में, यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, उसको बोल सकते हैं भारतीय विद्युत नियम। यानी भारतीय विद्युत नियम कैसे हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, देखिए इसमें जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ना भाई, आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो आपकी जो चीज़ें आपकी मशीनें हैं जो डिज़ाइन होंगी वो कैसे होंगी 50 हर्ट्ज के अनुसार तो डिज़ाइन होंगी ना। आपने बहुत सी चीज़ों पर देखा होता है कि लिखा होता है 50 हर्ट्ज, ऐसे लिखा होगा 50 हर्ट्ज ऑब्लिक 60 हर्ट्ज, यानी ऐसी मशीन वो होती है जो दोनों प्रकार की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पर कार्य कर सकती हैं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है तो भी ऑपरेट हो जाएगी। और यदि आप किसी आप फॉरेन कंट्रीज से कोई इक्विपमेंट मंगाते हैं, लैपटॉप मंगाते हैं, कंप्यूटर मंगाते हैं, टीवी मंगाते हैं, LED मंगाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो 60 हर्ट्ज में ऑपरेट होती हो, तो जिस पर आपका लिखा होगा 50/60, तो दोनों ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट हो सकती है, 50 पर भी और 60 पर भी। अब फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो भाई हमारी मशीन भी हिसाब से डिज़ाइन होंगी। अब देखिए इस फ्रिक्वेंसी में हम थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। अब देखिए फ्रिक्वेंसी में जो आपका चेंजेस हो सकता है वो केवल आप ±3% का क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, केवल ±3% का ही आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसका 50 का 3% आपका 1.5 समथिंग की बात करूँ तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा 51.5%। अगर मैक्सिमम आप चेंज करना चाहें, बढ़ाना चाहें फ्रिक्वेंसी को, तो 51.5 से आप ऊपर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसका अगर आप घटाना चाहेंगे तो 48.5 ये मिनिमम आपका हो जाएगा। ये आपकी मैक्सिमम की रेंज हो जाएगी और ये आपकी मिनिमम की रेंज हो जाएगी। तो आप दो प्रकार से जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। केवल या तो आपको फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है तो मैक्सिमम आप 51.5 करेंगे, और कम से कम अगर आपको करना है तो 48.5%, बस ये मिनिमम आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। ऐसी वोल्टेज लेवल में भी चेंज होते हैं, कहीं पर 3% चेंज कर सकते हैं, 6% चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, हमारा अल्ट्रा हाई वोल्टेज, आप उसमें 6 से 9% तक आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई है ऐसे IER की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी। उसमें सारे हमने आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में बताए हैं। ठीक है ना, उसमें सारे आपके रूल्स हैं।
चाहे आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, आप किसी भी ट्रेड, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट अगर आप हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको प्लीज़ करके आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे आपके जो रूल्स हैं हमारे जनरल जो आपके पेपर में आते हैं वो आपको उसमें दिए गए हैं। तो हमारी बात चल रही थी आपकी जनरेटिंग वोल्टेज। तो जनरेटिंग वोल्टेज हमारी 11 kV होती है। उसके साथ साथ जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है कितनी, 50 हर्ट्ज तक। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को हम चेंजेस ला सकते हैं केवल कितना, ±3%, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो 3% मैक्सिमम कर सकते हैं 51.5, मिनिमम कर सकते हो 48.5, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए साथ साथ अगर आप नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अगर साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप इसको साथ साथ नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको नोट करें, साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो हमारे पावर प्लांट हमने डिस्कस आपको बताया है कि जो पावर प्लांट हमारा जो होता है जनरेशन के, जो जनरेशन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, थर्मल भी हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, एटॉमिक हो सकता है, डीजल हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम यूज करते हैं आपका थर्मल वाला, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया आपका कि जो वोल्टेज है हमारी कौन सी वाली, जनरेटिंग वोल्टेज 11 kV, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं आपका 11,000 वोल्ट, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी ऊपर, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। और इसमें आप ±3% आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा एसी और डीसी में एडवांटेज किस प्रकार से पढ़ेंगे। एसी के एडवांटेज क्या होते हैं, डीसी के एडवांटेज क्या होते हैं। अब एडवांटेज होगा तो कोई डिसएडवांटेज भी होगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आपका एडवांटेजेस ऑफ एसी, यानी एसी का क्या क्या एडवांटेज आपका हो सकता है, ठीक है ना, यानी एसी सप्लाई का आपका एडवांटेजेस क्या होगा। तो देखिए पहला एडवांटेज जो आपका होगा, हम इसको बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ लो कॉस्ट। ट्रांसमिशन ऑफ लो कॉस्ट, ट्रांसमिशन ऑफ लो कॉस्ट आपका कब होगा, जब आप एक कर सकते हो हाई वोल्टेज प्रोडक्शन, हाई वोल्टेज प्रोडक्शन। आप इसे पहला पॉइंट कह सकते हैं, इसे आप दूसरा लिख सकते हैं, पहला मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपका हाई वोल्टेज प्रोडक्शन होगा ना, यानी हाई वोल्टेज का प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी सारी चीज़ ट्रांसमिशन लो कॉस्ट रहेगी, आप जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे। क्योंकि देखिए जो आपका पावर प्लांट जो आपके बनाए जाते हैं वो शहरों के बीच में स्थापित नहीं किया जाता, थोड़ा शहर से हट के दूर स्थापित किए जाते हैं ताकि आपातकालीन की स्थिति में कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो आपका जब आप वोल्टेज बनाते हैं, जैसे 11 kV आपने वोल्टेज प्रोड्यूस किया है, अब यहाँ पे आपका पावर प्लांट है या पावर आपका हाउस है, अब यहाँ पर आपके शहर है, तो शहरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी भाई, शहरों तक गाँव तक हमें इलेक्ट्रिसिटी भेजनी पड़ेगी ना। जनरेशन तो हमने कर लिया है पावर प्लांट में, अब पावर प्लांट में जनरेशन के बाद हमें क्या करना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घरों तक लेके आना है, शहरों तक लेके आना है। तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है हमारे पास, ट्रांसमिशन। एक जनरेशन होता है जो पावर प्लांट कंडक्ट करता है, ट्रांसमिशन एक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम जैसे हम उत्तराखंड से हैं आपके, तो उत्तराखंड में हमारे पास 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में। जनरेशन में जो आता है हमारे यहाँ एक बात कहिए UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ट्रांसमिशन को कौन करता है, इसको करता है पिटकुल क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी पावर को ट्रांसमिट करना, पावर को क्या करना, ट्रांसमिट करना, संचरण करना, पारेषण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आना। और जो भी ट्रांसमिशन होता है हमेशा किस पर होता है, ट्रांसमिशन हमारा हाई वोल्टेज पर होता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन किस पर होता है, हमारा हाई वोल्टेज पर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज पर कह सकते हैं, यानी हाई से ज़्यादा हाई वो नहीं होगा। हाई वोल्टेज तो वो भी होता है, 11 kV होती है, 33 kV होती है, परंतु हाई इसके अपेक्षा थोड़ा ट्रांसमिशन की अपेक्षा कम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, वितरण करना। अब हमारे घरों तक सप्लाई लेके तो आएंगे ना भाई, घर तक तार आएंगे, कनेक्शन आएंगे, किसको द्वारा आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। इसे कौन कंडक्ट करता है, हमारा UPCL। आपने घरों में आपका बिजली का जो बिल आता है उस पर लिखा होता है, मीटर होता है ना आपका, मीटर बिल जो आएगा उस पर लिखा होता है UPCL, यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है ना। तो 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं, हम बोलते हैं एनर्जी डिपार्टमेंट, ठीक है ना, यानी ऊर्जा विभाग इसको बोलते हैं। तो पहला डिपार्टमेंट जनरेशन यानी जिसको करता है UJVNL कंडक्ट करता है। दूसरे की बात करें, दूसरा ट्रांसमिशन यानी पिटकुल करता है इसको, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड।
आपको फुल फॉर्म मीन की पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक स्टेट का अलग अलग होता है। अगर यूपीसीएल है उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर यूपीपीसीएल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। हमारे पास उत्तराखंड है तो ये हो गया उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन का, बांटने का, बिजली के घर को बिजली का कनेक्शन देने का यूपीसीएल काम करता है। अब देखिए जैसे आपने 11 kV को जनरेशन किया है, उसको यहाँ से शहरों तक लेकर आना, तो उसे लेकर आएंगे किसके द्वारा, ट्रांसमिशन के वायर के द्वारा, यानी ठीक है ना, यानी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा लेकर आएंगे। अब ये लाइन जो होगी आपकी, ठीक है ना, ये कंडक्टर है ना हमारा, ये क्या है हमारा कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर आएगी यहाँ तक तो किसके द्वारा आएगी, कंडक्टर द्वारा तो आएगी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक अगर आएगी किसके द्वारा आएगी, कंडक्टर के द्वारा, या कह दो वायर के द्वारा या केबल के द्वारा, ऐसे तो आएगी भाई। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे स्थान तक लेके जाना है तो वायर तो यूज़ कर सकते हैं, कंडक्टर यूज़ करेंगे ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि प्रोडक्शन है हाई वोल्टेज। अब एसी का उत्पादन मैंने आपको बताया था, अब 33 kV तक कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, 33 kV तक कर सकते हैं। लेकिन भारत में हमारा जो जनरेटिंग वोल्टेज है कितना रखा गया है, 11 kV, ठीक है ना। कितना है हमारा, 11 kV है। डीसी का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक ही कर सकते हैं। मैं आपको सुनो बता चुका हूँ ये वाली बात, ठीक है। तो जैसे हमने मान लो 11 kV वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया है। हमारे पास जो पावर प्लांट जो होते हैं उसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, कई सारी यूनिट लगी होती हैं, उनका पहले ऑपरेशन करते हैं अल्टरनेटर का। उसके बाद पावर प्लांट में क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। क्या लगाया था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस 11,000 की जो वोल्टेज होती है ना, इसको हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, स्टेप अप क्या जाता है, इसकी वैल्यू को बढ़ाया जाता है। आप इसको 132 kV कर सकते हो, 66 kV कर सकते हो, 220 kV, जितना आपकी पावर प्लांट की कैपेसिटी होती है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इस वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। अब वोल्टेज बढ़ा के भेजने का कारण क्या होता है, अगर आप वो हाई वोल्टेज प्रोडक्शन करके 11 kV प्रोडक्शन करके आप उसको 132 kV 66 kV में भेजेंगे आगे, तो हमारा ट्रांसमिशन की कॉस्ट होगी, लो आएगी। अब वो कैसा आएगी वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा कैसा आएगा, ये डिस्कस करते हैं हमारा। देखिए आपका जो इलेक्ट्रिकल है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ना चाहेंगे ना, ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे उतना ही आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आप इसको इग्नोर करते चलेंगे ना तो आपसे ज़्यादा इग्नोर आपको सब्जेक्ट कर देगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, आपसे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी, ठीक है। लाइव चीज़ें देख सकते हैं। पावर सिस्टम तो बिल्कुल ऐसा होता है, लाइव देख सकते हैं भाई। आपको सड़क पर तार जो दिखते हैं, ट्रांसमिशन टावर दिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीज़ों को ध्यान से समझते चलना है, ठीक है ना। तो देखिए हमने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है, यानी P बराबर V इंटू आई कॉस फाई। यहाँ P आपकी क्या होती है, पावर होती है। P क्या है आपकी, पावर यानी शक्ति। V क्या होता है यहाँ पर आपका, वोल्टेज। V क्या होता है, वोल्टेज होता है। और I को हम क्या लिखते हैं, करंट लिखते हैं। I क्या हमारे करंट है। और कॉस फाई की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा P बराबर V इंटू आई कॉस फाई। अगर इसमें देखिए करंट निकालना हो, I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V इंटू कॉस फाई, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आपको। देखिए पावर का फॉर्मूला हमने लिखा था कि P बराबर V इंटू आई कॉस फाई, I इक्वल टू P अपॉन V इंटू कॉस फाई। अगर यहाँ पर आप कह लो कि पावर को और पावर फैक्टर को, पावर और पावर फैक्टर को यदि आप कांस्टेंट रख दें, क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें, तो करंट क्या हो गई, एंटी प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वोल्टेज के, ठीक है। अब देखिए अगर यदि आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देंगे, लाइन में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, निकल के कम आएगी। और यदि आप वोल्टेज की वैल्यू को कम कर दें तो करंट की वैल्यू निकल कर क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। एंटी प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम आएगी, और वोल्टेज कम करेंगे तो करंट की वैल्यू निकल के आएगी, ज़्यादा आएगी। अब देखिए यदि मैं क्या करूँगा, आपका जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, अगर मैंने 11 kV बनाया उसको मैं भेज दूँ आगे, तो आपको पता है कि वायर में ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे। तो आपने अगर 11 kV भेजा है तो आपको 11 kV तो नहीं मिल पाएगा भाई, आपको 4000, 5000, 6000, 7000 वोल्टेज मिल जाएगा या कम वोल्टेज मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन में लॉसेस होंगे। लॉसेस होंगे तो भाई ट्रांसफार्मर हीट भी होगा, हीट होगा तो ब्रेक भी हो सकता है। कंडक्टर साइज मोटा यूज़ करना पड़ेगा करंट की। देखिए अगर आपकी दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ आपकी क्या क्या होती है, देखिए एक तो आपका होता है वायर का साइज। आप इसे वायर कह दो, कंडक्टर कह दो, चालक कह दो। चालक क्या है हमारा, वायर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, जिसको जिसमें फिर इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होती है, यानी जिसमें आप हल्का सा पोटेंशियल लगाएंगे एकदम करंट फ्लो हो सके। अगर आपने कंडक्टर का, हमने आपको बताएंगे कि आपके कुछ इस प्रकार से बैंड होते हैं, ये ओवरलैप होते हैं एक दूसरे ऊपर ना, जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होते हैं वो एक दूसरे ऊपर ओवरलैप होते हैं। आप हल्का सा पोटेंशियल लगाएंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी कंडक्टर में एक दूसरे ऊपर ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर जो आपका होता है, जो भाई आपका वायर का जो साइज आपका जो होगा, और एक आपका क्या होता है इंसुलेशन।
एक आपका क्या होता है इंसुलेशन। दो चीज़ें होती हैं देखिए, अगर आपको वायर का साइज़ कैलकुलेट, आपको वायर का साइज़ लेना है ना, तो वायर का जो साइज़ लिया जाता है कि इतना इतना मोटा वायर लेंगे, इतना मोटा है, इसका डायमीटर, यानी आप वायर का साइज़ चयन करेंगे हमेशा, वो हमेशा करते हैं लोड के अनुसार, या कह सकते हैं करंट के अनुसार। ठीक है, लोड कह सकते हैं, इसे क्या कहते हैं करंट के अनुसार। या तो वायर का साइज जो करेंगे आप लोड के अनुसार ले सकते हैं या करंट के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है ना, करंट कह लीजिए या सो क्या कह दीजिए लोड। ठीक है ना, तो वायर का साइज जो आप चयन करेंगे, किसी अगर आपको वायर का साइज चयन करना है, जैसे आप वायरिंग करते हैं तो पावर सॉकेट के लिए, पावर के लिए अलग वायरिंग करते हैं, नॉर्मल सर्किट के लिए अलग करते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर के लिए अलग करते हैं। अगर आपको गीजर की लाइन डालनी है, एसी की लाइन डालनी है, तो उसके लिए आप मोटा कंडक्टर यूज़ करते हैं ना। क्यों करते हैं? ताकि हमारा लोड को झेल सके वायर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही आपको मोटा तार यूज़ करना पड़ेगा, यानी उतना ही डायमीटर का मोटा आपको तार यूज़ करना पड़ेगा। और जितनी आपकी करंट की वैल्यू कम होगी, उतना पतला तार यूज़ कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना हमेशा। अगर लोड की वैल्यू ज़्यादा है, करंट की वैल्यू ज़्यादा, तो तार का साइज भी आपको मोटा यूज़ करना पड़ेगा, डायमीटर आपको मोटा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आपकी करंट की वैल्यू कम है तो आप पतला कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर ट्रांस और इंसुलेशन की बात करें, इंसुलेशन जब आपको ऊपर चढ़ा होता है वायर के ऊपर इंसुलेशन, तो इंसुलेशन की जो रेटिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वोल्टेज रेटिंग पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? आपका वोल्टेज पर। तो इंसुलेशन आपको कितना चढ़ाना है, कैसे आपके टूल्स वगैरह जो होते हैं, प्लायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, स्क्रू ड्राइवर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, वायर आपके घर में वायरिंग होती है, पीवीसी का जो इंसुलेशन चढ़ा होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो इंसुलेशन जो चढ़ा होता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेटिंग के अनुसार होता है। जब आपको वायर का साइज जो लिया जाता है वो हमेशा करंट रेटिंग के अनुसार लिया जाता है। ये बेसिक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, कभी नहीं बोलना है इस चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमने बताया आपको कि साइज की जो बात करेंगे वो अकॉर्डिंग टू करंट, इंसुलेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। अब देखिए, यदि लाइन में मैं वोल्टेज वैल्यू कम कर दूं, यानी हाई वोल्टेज प्रोडक्शन ना करके आप उसको ऐसे ही भेज देंगे, तो उसमें क्या होगा? आप में देखिए वोल्टेज वैल्यू कम, वोल्टेज वैल्यू कम, तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अब करंट वैल्यू ज़्यादा आ गई तो कंडक्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा मोटा। अब मोटा कंडक्टर होता है, हैवी वेट होगा उसमें। अब हैवी वेट होगा तो देखिए, यदि आपका एक पोल यहाँ पर है और एक पोल आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके दो पोल्स हैं, दो आपके खंबे हैं। अब आप इसमें वायर को लगाएंगे, यहाँ पर क्या होती है? क्रॉस आर्म लगी होती है, आपकी क्रॉस आर्म भी तो होती है, आपने देखा होगा पोल होता है, पोल में क्रॉस आर्म होती हैं। ठीक है, पोल कह दो, टावर कह दो, टावर भी ऐसे होते हैं, आपने टावर देखे होंगे ना, ये जो आपके टावर होते हैं ऐसे रावण जैसे दिखते हैं आप लोगों को, ये आपके टावर हैं। एक टावर ये है आपका, एक थोड़ा इधर बना लेते हैं, एक टावर ये हो गया हमारा। ठीक है, यार टावर हो गए भाई। अब कंडक्टर जो आएगा ना, कंडक्टर जो इसमें जाएगा वो ऐसे करके ऐसे लटक जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर में वेट है, कंडक्टर हैवी है, करंट के लिए ज़्यादा होने के कारण आपको मोटा कंडक्टर यूज़ करा। अब मोटी चीज़ का अगर रस्सी को आप ऐसे लेके जाएंगे ना दूर तक, तो ज़्यादा झोल आ जाएगा, पतली चीज़ होगी तो कम झोल आएगा। तो अब इसमें झोल आ गया भाई, ये ऐसे लटक जाएगा, ऐसे इस प्रकार से लटक जाएगा, ये वेट है। अब इसको कब सह, अब सह गए, झोल है तो वायर आंधी तूफान में हिल सकता है, हिले आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन नहीं चाहिए हम लोगों को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम आपको एक और पोल लगाना पड़ेगा बीच में। अब एक और पोल आप इंसर्ट करेंगे, लाइन में एक और पोल आप लगाएंगे, तो उस पोल का कितना खर्चा? पोल का खर्चा, उसका खुदाई का खर्चा, उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सारा उसमें खर्चा होगा नहीं होगा? इसमें क्रॉस आर्म लगेंगे, उसका खर्चा होगा आपका, इंसुलेटर लगेंगे, उसका जंपर वायर लगेगा, सबका खर्चा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो, ये चीज़ इसमें ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? ये पोल आपको लगाना पड़ेगा। तो पूरी जो कॉस्ट आपकी जो आएगी, जो पूरी कॉस्ट जो निकलेगी ट्रांसमिशन लाइन की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब लाइन की कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गई ना हमारी, तो हमारा सारा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, उसका कोई भी बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हमेशा वोल्टेज को बढ़ा के ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना, अब अगर आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो वोल्टेज को बढ़ाने के कारण आपकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने के कारण करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो करंट की वैल्यू कम होने के कारण हमें पता है कि जो वायर का जो साइज है, यानी कंडक्टर का साइज जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। पतला कंडक्टर यूज कर सकते हो। और जब पतला कंडक्टर हमारा होगा ना, तो पतले कंडक्टर को आप कितनी लंबी पोल की डिस्टेंस जो होती है बढ़ा सकते हैं। पोल की डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो आपका जो पोल का खर्चा हो जाएगा ना, वो बच जाएगा आपका। ठीक है ना, आप जो एक्स्ट्रा पोल लगाते हैं, 10 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो प्रत्येक के बीच में एक एक पोल इंसर्ट करना पड़ता है आप लोगों को। तो जिससे क्या होगा? आपकी जो आपकी कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। ठीक है ना, तो पतला कंडक्टर क्या करते हैं? यूज करते हैं किस लिए? जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आप पतला कंडक्टर में यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जो कॉस्ट आती है वो इकोनॉमिकल आएगी। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास कंडक्टर की बात करें, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो हमारे पास कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? कंडक्टर जो होते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कार्य करेंगे भाई, ये तो करेंगे।
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है तो किसके द्वारा जाएगा, कंडक्टर के द्वारा। यानी किसके द्वारा जाएगा, कंडक्टर के द्वारा, जैसे हम किसे क्या कह सकते हैं, कंडक्टर या चालक के द्वारा। तो जो कंडक्टर हमारा है, अब आप इसमें यूज कर सकते, कॉपर भी यूज कर सकते हैं और एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कॉपर सबसे अच्छा गुड कंडक्टर अगर बात करें, अगर हम आपकी बात करें गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर जो हमारा होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है सिल्वर, सबसे बेस्ट कंडक्टर से माना जाता है आपका सिल्वर को माना जाता है। उसके बाद हमारा कंडक्टर कौन सा आता है, कॉपर, और उसके बाद हम किसको लेते हैं, एल्यूमिनियम। किस ले सकते हैं, एल्यूमिनियम। हमारे कंडक्टर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, डिस्कस केवल ये भी लेके चलेंगे, बाद में उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइन में हम आपका केवल इनका ही इस्तेमाल करते हैं ना। सिल्वर तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉस्टली ज़्यादा है, और तार बनाएंगे तो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डक्टाइल नहीं होता, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती इसकी। तो एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है। कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, यानी एल्यूमिनियम से अधिक होगी, और सिल्वर से थोड़ी कम होगी। ठीक है, अब आता है एल्यूमिनियम, इससे कंडक्टिविटी थोड़ी कमी होगी इसकी। ठीक है, इससे कमी तो होगी कंडक्टिविटी इसकी। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है। ठीक है ना, अब कॉपर अच्छा कंडक्टर है तो उसमें लॉसेस भी कम होंगे, लॉसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। भाई जो कंडक्टर अच्छा है, रेजिस्टेंस कम अपोज करेगा, रेजिस्टिविटी कम होती है, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा फ्लो होगी, तो करंट ज़्यादा फ्लो कर सकते हो, कॉपर में लॉसेस कम होंगे, इसमें लॉसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, परंतु फिर भी हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो कॉपर जो होता है उसमें वेट होता है आपका। ठीक है, वो थोड़ा हैवी वेट में होता है, तो हैवी वेट में होगा तो आपका फिर झोल आएगा वायर में। ठीक है, अब ये नहीं है कि हम इसको यूज़ तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉसेस कम मिलेंगे, तो अच्छी बात है लॉसेस कम मिलेंगे, परंतु वेट ज़्यादा होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जनरली आपका एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका जो वेट होता है लाइट वेट होता है। क्या होता है, लाइट वेट होता है, और भरपूर मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास। तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं लाइट वेट के कारण, हल्का होने के कारण लाइन में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको वहाँ पर आप कह सकते हैं ACSR। इसको वहाँ पर क्या बोलते हैं, ACSR। ACSR क्या होता है आपका, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। ACSR आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। ये हमारा वायर होता है, फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म पूछता है इसका, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। ठीक है, तो आपका जो फुल फॉर्म जो होती है आपको उसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। कॉपर की बात करें, एक कॉपर वाला आता है जिसको बोलते हैं CCSR। देखिए इसमें डिफरेंस, इसमें केवल एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड है, और उसमें एक ही जगह आपका C है। तो कॉपर कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड जो आप यूज़ करते हैं ट्रैक्शन में, यानी आपकी जो रेलवे की जो लाइन होती है उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार से कैटेरिक वायर जाता है, ये जो किसका बना होता है आपका, कॉपर का। किसका बना होता है, कॉपर का, क्योंकि हमें, और जो लाइन होती है ये होती है 25 kV की। कितनी होती है, 25 kV, यानी 25,000 वोल्ट। कितनी, 25,000 वोल्टेज की लाइन होती है आपकी। जो लाइन होगी कितनी रहेगी, 25,000 वोल्टेज की रहेगी, जो ओवरहेड आपकी लाइन होती है। लाइन दो प्रकार से आप ले सकते हैं, एक ओवरहेड लाइन होती है, एक अंडरग्राउंड लाइन होती है। आजकल हमारी अंडरग्राउंड लाइन ज़्यादा चल रही है ना, जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं वहाँ ओवरहेड लाइन इस्तेमाल ना करके अंडरग्राउंड लाइन को प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना, तो दो प्रकार से आप लाइन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक ओवरहेड सिस्टम होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम होता है। पावर सिस्टम में सब चीज़ को डिस्कस करेंगे, परंतु आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आना है तो आप एक ओवरहेड सिस्टम के माध्यम से ला सकते हैं, सिरोपरी यानी पोल्स के माध्यम से, एक अंडरग्राउंड धरती के अंदर से बिछा सकते हैं लाइन को। ठीक है, तो दो तरीके से आ सकता है। तो कॉपर कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड CCSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड ACSR, दोनों की आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है ना, तो एक CCSR और एक ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, कॉपर कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। आपकी जो ट्रैक्शन की जो रेलवे की जो लाइन होती है, ओवरहेड लाइन, जिससे आपको लोकोमोटिव चलता है, वो 25,000 वोल्टेज लेता है, तब जाकर ऑपरेटिंग आपकी जो अंदर सीरीज मोटर जो लगी होंगी, इंडक्शन मोटर आपकी जो लगी होंगी, इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, तो सिंगल फेस आपकी लाइन जो होती है, एक ही वायर होता है हमारा, कैटनरी वायर, जो वायर होता है लटका रहता है, वायर होता है हमारा, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और फिर आप मोटर को इससे चलाते हैं, मशीन आपके लोकोमोटिव को। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है ना, आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप याद रखना कि हम ज़्यादातर मोस्टली क्या यूज़ करते हैं लाइन में आपका एल्यूमिनियम। अब पतला तार हम यूज़ कर लेंगे, तो पतला तार क्योंकि वोल्टेज कम है, तो पतला तार यूज़ करेंगे तो आपकी पोल सारा खर्चा बच जाएगा हमारा, जिससे आपकी लाइन की जो वैल्यू आएगी वो इकोनॉमिकल रहेगी पूरी। तो पहला हमने लिखा था ऐसा कि प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज,
प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेजेस, यानी प्रोडक्शन कितना करता है, हाई वोल्टेज में कर सकते हैं आप। एसी का उत्पादन जो कर सकते हैं आप 33 पर भी कर सकते हैं और 11 पर भी कर सकते हैं, ठीक है। 33 kV पर कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं 11 पर भी कर सकते हैं, दोनों पे आप कर सकते हैं। 33 भी कर लीजिए, 11 पर भारत में हमारा कितना होता है 11 kV पर करते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारी 33 हमारी हो गई 11 kV, नहीं जनरेटिंग वोल्टेज की बात करें। ऑपरेटिंग वोल्टेज ट्रांसमिट आप लोग करते हैं ना, तो ट्रांसमिट आप कर सकते हैं आप 132 kV ट्रांसमिट कर लीजिए, 66 kV कर लीजिए, ठीक है, 220 kV आपकी 440 या 400 kV कह लीजिए इसे। और आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन जो भारत में हो रहा है फिलहाल कितना 765 kV, और अभी जो वर्किंग में कार्य चल रहा है वो है हमारा 1200 kV वाला, ये भी वर्किंग में है ये वाला, ठीक है। ये चल जाएगा तो ये भी ट्रांसमिट हो जाए भी, ठीक है ना। तो 1200 kV तक आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिट वोल्टेज कर सकते हैं। अब वहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट, एक हमने पॉइंट पढ़ा था। दूसरा ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन लो कॉस्ट, ट्रांसमिशन ऑफ लो कॉस्ट। तो ट्रांसमिशन ऑफ लो कॉस्ट कैसा आएगी हमारी, जब करंट की वैल्यू कम रहेगी। जब करंट की वैल्यू कम रहेगी तभी हमने डिस्कस किया है कि वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा तो पतला कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं, पतला कंडक्टर यूज़ करेंगे हम अपना, तो उससे क्या हो जाएगा हमारी लाइन जो आएगी इकोनॉमिकल रहेगी। तो उससे क्या रहेगा, जो ट्रांसमिशन जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, लो रहेगी। वैसे क्या रहेगी, ट्रांसमिशन कॉस्ट उसकी लो रहेगी। उसका क्या कर सकते हैं, इजी वोल्टेज कन्वर्जन। आप इसमें अगला पॉइंट क्या आता है आपका, इजी वोल्टेज कन्वर्जन, इजी वोल्टेज कन्वर्जन, यानी जो आपकी एसी सप्लाई जो आपकी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजी वोल्टेज कन्वर्जन कर सकते हैं। यानी एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज लेवल में किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। यानी ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपकी जो वोल्टेज होती है लो वोल्टेज जो है वोल्टेज और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ईजी वोल्टेज कन्वर्जन कर सकते हैं आप किसमें, ए सप्लाई में। तो इसका एडवांटेज में ये आएगा, ठीक है ना, कि एसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं किसके द्वारा, एक ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब इसको स्टेप कर लीजिए, स्टेप डाउन कर लीजिए। जनरेटिंग स्टेशन के बाद आपका लगा होगा कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जनरेटिंग स्टेशन के बाद आपके कौन से लगे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसमिट करने के लिए ही केवल एक बार स्टेप अप किया जाता है सप्लाई को, उसका हम क्या कर देते हैं, उसको स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इजी वोल्टेज कन्वर्जन में आपका ट्रांसफार्मर के द्वारा आप वोल्टेज के लेवल को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन इसमें रहता है आपका एसी में, सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन। तो सरल संरचना होती है हमारे डिवाइसेस की, ठीक है ना। यानी जो एसी के हमारे अप्लायंसेस जो होते हैं उनके हम क्या कर सकते हैं, एसी मोटर्स आपकी बात करें तो सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है डीसी की अपेक्षा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और सरलता से परिवर्तन कर सकते हैं, इजीली कन्वर्सेबल, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं इजी से। क्या कर सकते हैं, इजी होता है क्या करना, कन्वर्ट करना, किसको, एसी को डीसी में, ठीक है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, क्या करना, कन्वर्ट करना क्या होता है, सिंपल होता है या कह दो कि सरल होता है। किसके माध्यम से कर सकते हैं, रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं, एससीआर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। रेक्टिफायर क्या बोलते हैं उसको, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कह लीजिए या डायोड कह लीजिए। डायोड क्या होता है, जो करंट को केवल एक ही दिशा में फ्लो होने देता है। जैसे कि सर्किट में जोड़ देते हैं तो वहाँ क्या कार्य करता है, रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, आपकी एसी सप्लाई लेगा उसको डीसी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार से एक हमारा होता है एससीआर। रेक्टिफायर और एससीआर में डिफरेंस क्या होता है, जनरली एक डिफरेंस याद रखना कि जो डायोड रेक्टिफायर जो होता है वो कंट्रोल आउटपुट एक फिक्स आउटपुट देगा। क्या देगा आपको, एक केवल फिक्स आउटपुट देता है। जो एससीआर जो होता है फुल फॉर्म पूछी आती है इसकी, होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या होती है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसकी फुल फॉर्म होती है। और ऐसा सिलिकॉन क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल करता है वोल्टेज और करंट की वैल्यू को, रेक्टिफायर से डीसी कन्वर्ट। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे एक फिक्स आउटपुट ले सकते हैं, अपनी वेरिएबल आउटपुट ले सकते हैं अपने अनुसार। उसको ट्रिगरिंग जो प्रोसेस होता है उसको चेंज कर सकते हैं आप आपका, और उसके अकॉर्डिंग आपका आप रेक्टिफायर जो आपका आउटपुट मिलेगा डीसी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ना सिलिकॉन कंट्रोल्ड, तो कंट्रोल कर सकते हैं इसका आउटपुट को। रेक्टिफायर का आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते, एससीआर का आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इजीली कन्वर्सेबल एसी टू डीसी, इजीली कन्वर्सन कर सकते हैं आपका, यानी इजी कन्वर्टर कर सकते हैं आपको सप्लाई को एसी को डीसी में। सरलता से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये सारे जो पॉइंट आप लोगों को बताए हैं ये किस में आते हैं, आपके एडवांटेजेस में आते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप सब लोग, साथ साथ नोट करते चलेंगे बहुत ही बेनिफिट रहेगा। बीच बीच में अगर कोई मौका मिले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको नोट करने में आसानी होगी। चलिए इसको रफ कर देते हैं।
अब इसके हमने एडवांटेज पढ़ी हैं, तो थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं इसका कुछ डिसएडवांटेजेस। अब भाई कुछ ऐसे एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ होगा ही होगा, ठीक है। जब तक अब तक हमने इसके एडवांटेज पढ़ लिए हैं कि क्या क्या मेरिट्स होती हैं इसकी, तो डिमेरिट्स भी कुछ होंगी, ठीक है, नहीं दोनों चीज़ें होंगी भाई। तो पहला हम बात करते हैं इसका डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेज में बात करें डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जिसका होगा, पहला इसकी बात करें लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, सीमित चुंबकीय प्रभाव। क्या बोल सकते हैं इसको, सीमित चुंबकीय प्रभाव। यानी लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इसका आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना, इसका आप एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना सकते। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट आप अच्छा नहीं बना सकते। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक लोहे का पीस लेना है आप लोगों को। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा बनता है हमारा, एक लोहे का पीस ले लिया, उस पर क्या कर दिया, इस प्रकार से टर्न लगा दी और यहाँ से करंट फ्लो कर दिया, तो क्या बन जाता है हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो इसमें हमें पता है कि जो एसी जो होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में जाती रहती है भाई, डायरेक्शन एम्पलीट्यूड दोनों को चेंज करती है। तो चेंज करेगी तो हम फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो एक परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा नहीं बन सकता इसके द्वारा एसी के द्वारा। तो उसका फील्ड जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, हम आपका लिमिटेड मैग्नेट फील्ड, यानी इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट हम नहीं बना सकते, इससे हमें प्रॉपर एंड परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अगला डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर, हाई डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि हाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के या किसे क्या आ सकते हैं आपका इंसुलेटर या इंसुलेशन, कि हाई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन आपको मटेरियल्स में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनकी सामर्थ्य उच्च होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो आपसे यूनिट पूछ ली जाती है तो उसका आपको लेते हैं केवी पर एमएम में ले सकते हैं, किलोवोल्ट पर एमएम मीटर, या केवी पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो चीज़ों की यूनिट याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, अचालक पदार्थ जो होता है, उसकी यूनिट आती है कि किस में आपको मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पीयर में मेजर करते हैं। इसी प्रकार से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो मटेरियल जो आपका होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किलोवोल्ट पर एमएम में मेजर की जाती है। जैसे माइका की जो होती है सबसे ज़्यादा होती है हमारी, माइका की जो होती है 20 से 60 केवी पर एमएम, यानी बेस्ट माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और माइका हम कहाँ यूज़ करते हैं, माइका का जो इस्तेमाल किया जाता है आपका, एक तो शीट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो बोर्ड की शीटें होती है माइका की बनी होती हैं। और दूसरा जब आप जनरेटर पढ़ेंगे या मोटर पढ़ेंगे तो उसमें जो कम्यूटेटर जो होता है ना, क्या होता है हमारा कम्यूटेटर, क्या होता है कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स के मध्य जो भरा जाता है उसको क्या भरा जाता है, माइका यानी अभ्रक भरा जाता है, ताकि दो सेगमेंट्स आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो जो एसी की जो बारी आती है, क्योंकि एसी में वोल्टेज ज़्यादा, लेवल ज़्यादा, वोल्टेज का लेवल ज़्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए इंसुलेशन भी ज़्यादा चाहिए होगा भाई। वोल्टेज कम तो इंसुलेशन की वैल्यू कम, मैंने बताया था आपको। और जितनी वोल्टेज ज़्यादा उसके ऊपर इंसुलेशन प्रोटेक्शन उतना लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको झटका लगेगा, शॉक लगेगा, या वायर शॉर्ट हो सकते हैं, केबल शॉर्ट हो सकती हैं आपस में। तो एक हाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेशन को क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या नेसेसरी होते हैं हमारे लिए, जरूरी है हमारे लिए हाई वैल्यू का रेटिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू का इंसुलेशन होना, ठीक है। चाहे आपको वायर हो, चाहे केबल हो, चाहे टूल्स हो, कोई भी, सबके ऊपर इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होगी कि अच्छे लेवल की हमारी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे आपके इंसुलेशन की रेटिंग भी आती है, ये YAEBFHC, ये 90 से शुरू होता है और 250 तक जाता है, 200, 250, 250, 250 तक जाता है। यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका इंसुलेशन का जो होगा वो हीट झेल सकता है, इतने इंसुलेशन इतने डिग्री तक काम करेगा हमारा, ठीक है। तो वाई से शुरू होकर होते हैं YAEBFHC, ये मैंने डिस्कस किए हैं आपके, ठीक है। और क्या होता है हमारा अर्थिंग इज नेसेसरी। और एक अगला पॉइंट और क्या होता है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है कि अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग भी क्या होती है, जरूरी होती है, यानी नेसेसरी रहेगी अर्थिंग। अर्थिंग की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, नेसेसरी रहेगी। क्यों रहेगी भाई, क्योंकि वोल्टेज जो होती है ज़्यादा होती है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ना 90 वोल्ट डेंजर होती है, 90 वोल्ट पर आपकी कहानी खत्म हो सकती है। 90 वोल्ट डेंजर मानी जाती है ह्यूमन बॉडी के लिए हमारी, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई हम जानवर हो, चाहे जीव जंतु कुछ भी हो, 90 वोल्ट में झटका लगेगा, आप शॉक लग सकता है आपको, डेंजर वाला। और करंट की जो वैल्यू होती है 9 मिली एम्पीयर पर आपको करंट लगना शुरू हो जाता है, और 20 मिली एम्पीयर पर आपकी कहानी खत्म हो सकती है।
9 से 20 मिली एम्पियर तक आपकी जो वैल्यू होती है वोल्टेज के लिए 90 वोल्ट और करंट के लिए 9 से 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर पर कहानी खत्म बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल फूक देगा आप लोग, खत्म कर देगा 20 मिली एम्पियर तो करंट की वैल्यू तो आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो अर्थिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि आपकी 11 kV की लाइन है भाई, ये तो 90 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है। अब ट्रांसफर लाइनें होती हैं, सारी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपकी हो, अब आप ठीक है, अर्थिंग क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो ये सारे हमारे क्या आते हैं, कुछ हमारे ऐसे जैसे एडवांटेज थे, और ये क्या होता है हमारा उसका कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा था, हमारे कुछ हमने पढ़े हैं आपके एसी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डीसी के कुछ एडवांटेज बताएंगे और डिसएडवांटेज बताएंगे। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहेंगे, धन्यवाद। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो देखिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।